हाँ दोस्तों, हमने इससे पहले जैत्र सिंह, अलहट, बप्पा रावल, गोहिल इत्यादि के बारे में पढ़ा। पिछले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ महाराणा रतन सिंह के बारे में। मेवाड़ महाराणा रतन सिंह। रतन सिंह का शासनकाल 1301 से 1303 तक माना गया है। कई किताबों में 1302 से 1303 बताया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे रतन सिंह के बारे में, महारानी पद्मिनी के बारे में। तो सबसे पहले देखो इनकी जानकारी के स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ इसे। महारानी पद्मिनी और रतन सिंह के बारे में या चित्तौड़ के महारावल रतन सिंह के बारे में कहाँ से हमें जानकारी मिलती है। आपको एक बात ये भी दिमाग में रखनी है, ये रावल शाखा का अंतिम शासक था। रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था गोहिल वंश में? रावल रतन सिंह। और इसके बाद जो स्टार्ट होते हैं वो सिसोदिया शाखा स्टार्ट होती है, राणा महाराणा शुरू होते हैं। ये रावल शाखा का अंतिम शासक है, तो दिमाग में रखो इस बात को भी। देखो रतन सिंह के बारे में हमें जानकारी के जो स्रोत मिलते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। वो स्रोत हमें मिलते हैं, एक तो अमीर खुसरो की रचना है, अमीर खुसरो, और इसकी रचना का नाम है खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फतूह। एक हमें गोरा बादल चौपाई, गोरा बादल चौपाई, जो किसकी रचना है? गोरा बादल चौपाई किसकी रचना है? गोरा बादल चौपाई हेमरतन सूरी की रचना है। हेमरतन सूरी की रचना। और एक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। इनसे हमें रावल रतन सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने आंखों देखा हाल लिखा। हेमरतन सूरी ने गोरा बादल की वीरता पर चौपाइयां लिखी और मलिक मोहम्मद जायसी को इस कहानी को लोकप्रिय करने का श्रेय है। आपको यह पूछा जाए कि पद्मिनी और रतन सिंह की कहानी को लोकप्रिय करने का श्रेय किसको है, तो मलिक मोहम्मद जायसी को। और ये रचना इसने 1540 में की है, जबकि घटना है 1303 की, क्योंकि 1301 से 3 तक का समय रतन सिंह का समय पढ़ा जाता है। तो ये दिमाग में रखनी है आपको। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह में, जो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी है, हेमरतन सूरी गोरा बादल की वीरता पर चौपाइयां लिखता है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत नाम से इस कथा को 1540 में लिखकर और ज़्यादा लोकप्रिय करता है। ये सब इसकी जानकारी के स्रोत है। देखो जानकारी के स्रोत में अगर प्रारंभिक अपन बात करें तो सबसे पहले बात करें कि चित्तौड़ रतन सिंह के समय चित्तौड़ पर आक्रमण करने के अलाउद्दीन के कारण क्या रहे होंगे। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था और साम्राज्यवादी होने के कारण उसने चित्तौड़ पर अटैक किया था। दूसरा कारण यह भी माना जाता है कि 1299 में जब दिल्ली की सेनाएं चित्तौड़ से गुजरात जाने के लिए गुजर रही थी, तब उनसे टैक्स लिया गया था। तो वो भी अलाउद्दीन के मन में था कहीं ना कहीं। इस तरह कई कारण हैं चित्तौड़ का बढ़ता वर्चस्व चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए। परंतु इस युद्ध में राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा हुआ था
सबसे बड़ा जौहर किया गया था महारानी पद्मिनी द्वारा 16,000 रानियों के साथ में जलते हुए अग्नि कुंडों में कूद गई थी 16,000 रानियां रावल रतन सिंह की। अगर हम देखें इन सब के पीछे क्या कारण रहा, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने तो बहुत ही सुंदर ढंग से कहानी लिखी। जैसे हमने प्रारंभिक तौर पर पढ़ा कि क्या क्या कारण थे, परंतु मलिक मोहम्मद जायसी ने इसके कारण बताए। पद्मिनी की सुंदरता, तो पता चलता है कि ये पद्मिनी थी कौन। इसके लिए यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि पद्मिनी थी कौन। तो ये पद्मिनी के बारे में कहा जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो लिखा, लाइक ठोको, हाँ अधिक से अधिक लाइक। इसके बारे में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा कि एक नगरी है जिसका नाम है सिंहल द्वीप, वर्तमान में जिसको हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। इस नगरी में एक राजा है, उस राजा का नाम है गंधर्वसेन। गंधर्वसेन नाम का राजा है और इसकी पत्नी का नाम है चंपावती। इन दोनों की पुत्री का नाम है पद्मिनी। गंधर्वसेन और चंपावती की पुत्री पद्मिनी है। पद्मिनी बहुत ही सुंदर नारी है। अमीर खुसरो अपने ग्रंथ में लिखता है कि पद्मिनी बहुत ही सुंदर नारी है और पद्मिनी के पास एक तोता है। उस तोते का नाम हीरामन तोता है। वर्तमान में हीरामन तोता कहाँ पाया जाता है? कमेंट में मुझे इसका उत्तर दो। हीरामन तोता कहाँ पाया जाता है वर्तमान में? तो हीरामन तोता नाम था उसका, हीरामन। ये हीरामन तोता एक दिन वहां से उड़कर के सिंहल द्वीप से गागरोन दुर्ग पर आकर बैठ गया। गागरोन दुर्ग पर इसे शिकारी ने पकड़ लिया। शिकारी ने तोते को पकड़ करके एक ब्राह्मण को बेच दिया। उस ब्राह्मण ने इस तोते को रतन सिंह को बेच दिया। ये तोता कहाँ था, कहाँ पहुंच गया? अब इस तोते का ही सारा किया धरा बताया है किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। जायसी ने अपनी कथा में लिखा कि एक बार रतन सिंह की रानी नागमती तैयार हो रही थी, अपने आप को कांच में निहार रही थी। तभी तोता उड़ते हुए उसके कमरे के भीतर आया और कमरे के भीतर जब तोता आया तो नागमती तोते से बोली कि मुझसे सुंदर नारी देखी क्या? आप सभी जानते हो जब आप कांच के सामने खड़े होते तो यही लगता है कि आपसे सुंदर कोई नहीं है। और ये हर किसी को वहम है, आदमी हो या औरत हो, जब भी कांच के सामने खड़े होते उसे लगता है उससे सुंदर कोई नहीं है। नागमती को भी यही लग रहा था कि उससे सुंदर कोई नहीं है। अब नागमती जब कांच के सामने खड़ी होकर हीरामन तोते से कहती है कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है, तो तोता हंसता है और तोता अपनी भाषा में उसे कहता है कि जब तक तालाब में हंस नहीं आता बगुले को वहम रहता है कि वही सुंदर है, पर जिस दिन हंस को देखता उसका अहंकार टूट जाता है। तो नागमती ने कहा कि बता फिर मुझसे सुंदर कौन है? नागमती ने जब पूछा तो हीरामन तोता बोला कि सिंहल द्वीप की राजकुमारी तुमसे सुंदर है। नागमती तोते को मारने के लिए दौड़ी, तोता उड़ गया बाहर। और यहाँ तोते की और नागमती का जब झगड़ा होता है तो तोता पहुंच जाता है सीधा रावल रतन सिंह के पास। रावल रतन सिंह उस समय नहा के निकले थे तो रतन सिंह से तोता बोलता है कि महाराज मैंने आपके लिए एक सुंदर लड़की देखी है जो आपके लायक है। रतन सिंह ने पूछा कौन है? तो बताया सिंहल द्वीप की राजकुमारी है और पद्मिनी उसका नाम है, बेहद ही सुंदर नारी है, आप उससे विवाह कर लीजिए। अब देखो नागमती का तोते का झगड़ा कहां तक पहुंच जाता है। रतन सिंह पद्मिनी की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर के सिंहल द्वीप पहुंचता है। सिंहल द्वीप पहुंचता है, कहते हैं यहां ये जोगी के वेश में या साधु के वेश में पहुंचा और गंधर्वसेन के दरबार में, राज दरबार में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचा। भिक्षा देने के लिए कहते हैं पद्मिनी जब आई तब रतन सिंह ने
पहली बार में ही उस पर मंत्र मुग्ध हो गए। रतन सिंह पद्मनी पर मंत्र मुग्ध हो गए। रतन सिंह के रोज का चक्कर रहा भिक्षाम देही। ये देख करके एक दिन गंधर्व सेन ने पूछ लिया कि तुम चाल से शकल से कोई साधु भिखारी जोगी नहीं लगते, तुम कौन हो और अपना सच परिचय दो, रोज रोज कैसे आते हो। तब रतन सिंह ने बताया कि मैं चित्तौड़ का राजा हूं और मैं आपकी बेटी पद्मनी से विवाह करना चाहता हूं। ये बात सुनकर के सिंहलदीप का राजा गंधर्व सेन प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बेटी का विवाह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से कर दिया। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से उसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अब रतन सिंह पद्मनी को लेकर के चित्तौड़ आ गए। पद्मनी को लेकर के जब चित्तौड़ आ गए तो चित्तौड़ में भी एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था राघव चेतन। इस राघव चेतन की नजर जब पद्मनी पर पड़ी तो ये पद्मनी इस राघव चेतन को भी पसंद आ गई। राघव चेतन को भी पद्मनी पसंद आ गई। आपको अभी वीडियो पसंद करना है, लाइक करना है इसको अधिक से अधिक। राघव चेतन को भी पद्मनी पसंद आ गई तो ये जादू टोने के सहारे से उसे पाने की कोशिश करता है। जादू टोने का सहारा लेता है, पद्मनी को पाने की कोशिश करता है और इस बात की भनक लग जाती है चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को। रतन सिंह ने राघव चेतन को अपने दरबार से निकाल दिया। अब राघव चेतन कुछ नहीं कर सकता तो सीधा पहुंचा दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में राघव चेतन पहुंचा, क्योंकि राघव चेतन एक तांत्रिक था, रतन सिंह राजा था, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो इस राजा के पास पहुंचा, अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा, सल्तनत काल के सुल्तान के पास पहुंचा और अलाउद्दीन के पास जाकर के बोला कि राजन क्या हाल है तुम्हारे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि इतना बड़ा मेरा साम्राज्य है, हरम में इतनी नारियां हैं, मुझे क्या कमी दिखी जो तुम मुझे हाल पूछता है। राघव चेतन ने कहा अलाउद्दीन मुझे तुमसे ज्यादा मजे में चित्तौड़ का राजा रतन सिंह लगता है। अलाउद्दीन ने कहा कि ऐसा उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। तो राघव चेतन ने कहा गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, रानी तो रानी पद्मनी बाकी सब गधैया। अलाउद्दीन ने पूछा कि कौन है पद्मनी, तो उसने बताया कि सिंहलदीप की एक राजकुमारी थी पद्मनी, जिससे चित्तौड़ के राजा रतन सिंह ने विवाह कर लिया। वो जब पानी पीती है तो गले में पानी की धार दिखाई देती है, वो जब पान खाती है तो उसका गला लाल हो जाता है, उसे छू लिया जाए तो खून आ सकते हैं। इतनी सुंदर नारी मैंने कभी नहीं देखी। अलाउद्दीन पद्मनी की सुंदरता का बखान सुन करके पद्मनी को देखने के लिए उत्साहित हुआ और उसने अपना दूत बुलाया और अलाउद्दीन खिलजी के रतन सिंह के दरबार में अपने दूत को भेजा। दूत से कहा गया कि रतन सिंह से कह दो कि पद्मनी को अलाउद्दीन खिलजी ने मांगा है, पद्मनी को अलाउद्दीन खिलजी ने मांगा है। यह बात जब रतन सिंह को पता चली तो बहुत बुरी लगी और रतन सिंह ने मंत्रणा की। मंत्रणा करने के बाद में यह संदेश भिजवाया गया कि राजपूत रोटी और बेटी के टुकड़े नहीं करते, इसलिए पद्मनी आपको नहीं दी जाएगी, पद्मनी आपको नहीं दी जाएगी। यह बात अलाउद्दीन के दरबार में जब पहुंची तो अलाउद्दीन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि अलाउद्दीन एक विशाल साम्राज्य का मालिक था, चित्तौड़ छोटा साम्राज्य था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग को घेरने की योजना बनाई। अमीर खुसरो ने लिखा कि 28 जनवरी 1303 को दिल्ली से रवाना हुआ। 1303 को अलाउद्दीन दिल्ली से रवाना हुआ और चित्तौड़ आ पहुंचा। इसने चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी की, चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी की। कई महीने ये घेरा पड़ा रहा, महीने के लगभग घेराबंदी रही। चित्तौड़ में कहा गया कि अब अन्न की कमी होने लगी, इस कारण इनके लिए घेरा खोलना जरूरी था।
परंतु दिल्ली में विद्रोह होने के कारण अलाउद्दीन को ज़्यादा जल्दी रही। अलाउद्दीन ने दुर्ग के भीतर संदेश भिजवाया कि आप हमें पद्मनी को दिखा दीजिए, हम देखकर वापस लौट जाएंगे। अब चित्तौड़ में फिर मंत्रणा हुई तो निर्णय हुआ कि इसे दिखा देने से कुछ नहीं होना, दिखा देना ज़्यादा सही है, युद्ध को टाला जा सकता है। और इस हेतु युद्ध टालने के उद्देश्य से अलाउद्दीन को बुलाया गया कि आप आ सकते हैं। अलाउद्दीन का स्वागत सत्कार हुआ। अलाउद्दीन के लिए तिरछे कांच लगाए गए मेवाड़ में, कहा जाता है पानी में उसे पद्मनी की परछाई दिखाई गई। अलाउद्दीन एक धूर्त और कपटी व्यक्ति था, वहाँ कुछ नहीं कहता, परंतु हमारे भारतीय रीति रिवाजों में मेहमान को भगवान के बराबर माना गया है और हम उसको दरवाजे तक वापस छोड़ के आने की भी परंपरा रही है। कहते हैं कि अलाउद्दीन को रतन सिंह दरवाजे तक छोड़ने के लिए जब बाहर आया तो रतन सिंह को अलाउद्दीन ने धक्का दिला के बाहर गिराया और धोखे से उसे बंदी बना लिया और दुर्ग के भीतर सूचना भिजवा दी, पद्मनी को भेज दो, रतन सिंह को ले जाओ। इधर पद्मनी ने अपने चाचा गोरा को बुलाया और गोरा का भतीजा पद्मनी का भाई बादल भी आया। इन दोनों वीरों ने योजना बनाई। योजना ये बनी कि पद्मनी का संदेश पहुंचा अलाउद्दीन खिलजी के पास कि पद्मनी आ रही है, 1600 पालकियों में सजकर पद्मनी आ रही है और पद्मनी के साथ में 1600 अन्य रानियां भी आएगी। अलाउद्दीन खिलजी खुश हुआ। कहते हैं कि दिल्ली दरबार में पद्मनी पहुंची, इसके साथ 1600 पालकियों में सैनिक बैठे थे औरतों के वेश में। जब ये सब दिल्ली पहुंचे तो पद्मनी अलाउद्दीन खिलजी से मिलती है और उनसे कहती है कि मैं इतने दिन चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रानी थी, आज एक रात के लिए फिर चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की ही रानी रहना चाहती हूँ, कल सुबह तुम्हारी बेगम बन जाऊंगी। आपके बेगम नहीं, आप तो लाइक करो केवल। कल सुबह तुम्हारी बेगम बन जाऊंगी। और अलाउद्दीन ने उसको ये अनुमति दे दी। रतन सिंह और पद्मनी को मिलवाया गया। तब पद्मनी ने रतन सिंह को सारी योजना बताई कि हम यहाँ से भागने की प्लानिंग में हैं, 1600 पालकियों में सैनिक हैं। रतन सिंह और पद्मनी वहाँ से रात को भागने का प्रयास करते हैं। तब वहीं पे युद्ध छिड़ जाता है और युद्ध में गोरा मारा जाता है। गोरा इस लड़ाई में मारा जाता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर दोबारा अटैक करता है। इस लड़ाई में बादल भी मारा जाता है, रतन सिंह भी मारा जाता है और 16,000 रानियों के साथ में पद्मनी जौहर कर लेती है। ये राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा जौहर था। इतिहास का सबसे बड़ा जौहर था, परंतु प्रथम जौहर नहीं था। प्रथम जौहर कौन सा था ये कमेंट में बताना है। प्रथम जौहर कौन सा था ये कमेंट में बताना है। यह भयंकर लड़ाई थी। इस लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी के हाथों गोरा, बादल, रतन सिंह आदि योद्धा मारे जाते हैं और युद्ध खत्म होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे खिज्र खां को चित्तौड़ का साम्राज्य सौंप देता है। खिज्र खां ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। इसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो खिज्र खां दिल्ली चला जाता है। मालदेव सोनगरा चौहान था, जिसे मालदेव मूछला के नाम से भी जाना जाता है, को चित्तौड़ सौंपकर दिल्ली चला जाता है। फिर पुनः ये सिसोदिया राजाओं के हाथ में कैसे आता है इसके बारे में पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।